आफ्टरनून बच्चों, वेलकम एट सचिन क्लासेस। आज आप लोगों का डायरेक्ट टेक्स्ट का पेपर था। आई होप पेपर आपका अच्छा हुआ होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, सचिन अजमेरा क्लासेस जयपुर में और जो पिछले 22 सालों से सी और सी एम क्लासेस चला रही है। हमारे यहाँ सी एम एक्सक्लूसिवली क्लासेस है, ऑल लेवल पे सी एम ए फाउंडेशन एंड फाइनल सारे सब्जेक्ट एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पे एक ही रूप में पढ़ाए जाते हैं। सचिन अजमेरा क्लासेस ने 5 सालों में कंटिन्यूसली 9 से लेके 14 AIR दिए, हर लगभग हर अटेम्प्ट। यहाँ पर सारे सब्जेक्ट एक ही जगह पढ़ते हुए बच्चों ने एक इतनी बड़ी मतलब सफलता हासिल की। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई बच्चे ने सब्जेक्ट लिया हो, सारे सब्जेक्ट एक ही जगह पढ़ते हुए यहाँ पे इन्होंने ये 65 AIR पिछले 5 साल में सिक्योर। अगर आप देखेंगे दिसंबर 19 में सचिन अजमेरा क्लासेस ने 10 AIR सिक्योर किया। उसके बाद दिसंबर 21 में 9 AIR सिक्योर किया। दिसंबर 2010 में 22 में 10 AIR सिक्योर किया। 23 में 14 AIR EMA फाइनल और इंटर में सिक्योर किया। उसके बाद दिसंबर 23 में 9 AIR सारे सब्जेक्ट एक ही जगह पढ़ते हुए AIR 2 स्वाति अग्रवाल की भी है। और उसके बाद लास्ट जो अटेम्प्ट हुआ जून 24 में अगेन 9 AIR। सचिन अजमेरा एक ऐसी है जहाँ पे 5 सालों में टोटल 65 AIR सिक्योर किया है। अब मैं आगे आपका, क्योंकि कल आपका अगेन आईटीटी का पेपर है, तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा और मैं फटाफट जो आज का पेपर था उसके एमसीक्यू जो मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर होने चाहिए। बच्चों, यहाँ पे आपका मकसद आपको किसी भी तरह से डिमोटिवेट करना नहीं है, बस बच्चों की क्यूरियोसिटी होती है कि सर आंसर क्या होना चाहिए। तो हम भी फटाफट जल्दी से जल्दी जो आंसर होना चाहिए अप्रोप्रिएट आंसर वो आपको बता रहे। हालांकि फाइनली जब इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर आएंगे तभी हम देखेंगे, बट फिर भी मेरे हिसाब से जो करेक्ट आंसर है क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन था, गणेश प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर रहा है सेक्शन 115 BA। ये बच्चों सबसे पहले यहाँ ये गलती मत कर देना, सेक्शन 115 BW और BA भी नहीं लगता। जब सेक्शन 115 BW और BA भी लगता है तो आपके फिर मैट के प्रोविजन लग रहा है BA। जब सेक्शन 115 BA लगता है तो बच्चों टैक्स रेट होती है, टैक्स रेट आपकी आएगी 25%। तो यहाँ पे जो टोटल इनकम एज पर इनकम टैक्स वो कितनी आ रही है, 24 लाख। अगर हम 24 लाख का 25% लेंगे तो बच्चों वो 6 लाख रुपीज आएगा। देर आफ्टर अगर हम मैट के प्रोविजन अप्लाई करते हैं तो 45 लाख का अगर हम 15% लेंगे, 45 लाख का अगर मैं 15% लेता हूं तो वो आता है 6,75,000। आपको पता है जब इनकम टैक्स और मैट में जो ज्यादा होता है वो हायर लेते हैं, 675 हायर वो लेंगे। और अगर इसमें हम 4% सेस जोड़ देंगे, सरचार्ज जोड़ेंगे नहीं क्योंकि 50 लाख से क्योंकि 1 करोड़ से कम है, तो 4% अगर मैं जोड़ेंगे तो करेक्ट आंसर बच्चों 7,02,000 रुपए। ओके, देर आफ्टर हम आते हैं सेक्शन क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एनी मिस्टेक व्हिच इज अपीयरिंग फ्रॉम रिकॉर्ड इन एन ऑर्डर पास बाय एओ। आपको पता है एओ सेक्शन 143 में रेगुलर असेसमेंट, 144 में बेस्ट जजमेंट, सेक्शन 147 में इनकम एस्केपिंग ऑर्डर पास करता है। अगर एओ के ऑर्डर में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक है जो डिबेटेबल नहीं है, सेक्शन 154 में वो रेक्टिफाई हो सकती है। और कब हो सकती है, जिस फाइनेंशियल ईयर में एओ ने ऑर्डर पास किया था के एंड से 4 ईयर्स। तो बताइए 154 में मिस्टेक कब तक रेक्टिफाई हो सकती है, 4 ईयर। तो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, 4 ईयर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इंटरेस्ट से आया है। आपको पता है कि ये कह रहा है कि इंटरेस्ट शैल बी चार्ज फॉर डेफरमेंट। ये वर्ड थोड़ा बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो आपको पता है इंटरेस्ट 4 प्रकार के लगते हैं ABC। ये लगता है जब आपने रिटर्न टाइमली नहीं भरा, ये लगता है कि आपने 90% ऑफ टोटल टैक्स तुमने जमा नहीं कराया, और ये लगता है कि जब आपने 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च को 15, 45, 75 और 100 जमा नहीं कराया।
तो आपको एडवांस टैक्स डेफरमेंट में मतलब किस्तों में जमा कराना होता है। अब आपने किस्तों में जमा नहीं कराया तो आप पे 234C का इंटरेस्ट लगेगा। तो करेक्ट आंसर है 234C। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन टीडीएस चैप्टर से आया है, बट टीडीएस से भी काफी क्वेश्चन आए हैं। आपको पता है कि अगर हम रेंट का पेमेंट करते हैं तो एक सेक्शन है 194I और एक सेक्शन है 194IB। 194I में तो टीडीएस काटने के लिए तभी लायबल होता है जब उसकी टैक्स ऑडिट मतलब उसका टर्नओवर ज्यादा हो, टैक्स ऑडिट होती हो। बट यहाँ पे क्योंकि वो सैलरी एम्प्लॉयड है तो उसकी ऑडिट तो होगी नहीं, टर्नओवर तो होगा नहीं, फिर आई नहीं लगेगा, आई भी लगेगा। और 194I भी बोलता है अगर कोई भी इंडिविजुअल जिसपे 194I नहीं लग रहा, कोई भी इंडिविजुअल जिसपे 194I नहीं लग रहा और वो किसी लैंड और बिल्डिंग का रेंट देता है 50,000 से ज्यादा, 50,000 पर मंथ से ज्यादा, वो 5% की रेट से टीडीएस काटेगा। लेकिन ध्यान रखना, वैसे तो टीडीएस कटता है पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, बट इस सेक्शन में स्पेशली मेंशन किया हुआ है एट द ईयर एंड। और या अगर मान लो अपन ने पहले ही मकान वैकेंट कर दिया तो तब, तो इस क्योंकि वैकेंसी की तो बात यहाँ लिखी हुई नहीं है, तो यहाँ मार्च में पूरे साल भर का टीडीएस मार्च में कटेगा। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों नेक्स्ट। एक नवीन है, एक एफएनसीजी कंपनी में काम करता है, उसने कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया है एसओपी के लिए, मतलब एक आरएस रेजिडेंशियल हाउस वो कंस्ट्रक्ट करवा रहा है कि अवेल बैंक लोन 60 लाख, लोन वाज सैंक्शन 1 अप्रैल 21, इंटरेस्ट का पेमेंट किया 350, एक्चुअली पेड किया 250, वो कोई मायने नहीं रखता, इंटरेस्ट के डिडक्शन के लिए एक्चुअल पेमेंट मायने नहीं रखता, और हाउ मच ऑफ द डिडक्शन इज अवेलेबल, और वो शिफ्टेड आउट हो रखा है। बच्चों एक तो नो डाउट आपको यहाँ पे एसओपी के लिए लिया है तो सेक्शन 24 में आपको 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिलता है। अब हमको 2 लाख के अलावा एक सेक्शन 80EE में भी मिलता है और सेक्शन 80EA में भी मिलता है। तो यहाँ पे जो डबल ई है वो तो अप्लाई इसलिए नहीं होगा क्योंकि लोन 16-17 में सैंक्शन नहीं हुआ। अब डबल ए की कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन है कि लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लिया है, बिल्कुल बैंक से लिया है। दूसरा, लोन 1 अप्रैल 19 से 31/3/22 के बीच में सैंक्शन हुआ है, वो भी बिल्कुल सैंक्शन हुआ है। तीसरी कंडीशन है जो घर आप ले रहे हैं उसकी एसवी वैल्यू 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यहां लोन अमाउंट कोई मायने नहीं रखता, वो कंडीशन भी पूरी हो रही है। आपने रेजिडेंशियल हाउस के लिए लोन लिया, वो भी कंडीशन हो रही है। लेकिन मेरे हिसाब से क्योंकि यहाँ रेजिडेंशियल हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, और अगर अपन 80EE की लॉ की लैंग्वेज देखते हैं तो वहां एक्यूशन वर्ड लिखा हुआ है, बट यहाँ लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन। तो इसका अकॉर्डिंगली है कि कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं, एक्यूशन के लिए नहीं है, कंस्ट्रक्शन के लिए है, तो 80EE का नहीं मिलना चाहिए। तो फिर करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से 2 लाख रुपए होना चाहिए। अब देखते हैं लेट्स सी इंस्टीट्यूट क्या करती है, बट मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है 2 लाख रुपए होना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, इसके अंदर देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन के केस के लिए में भी 1.5 लाख का एक्स्ट्रा मिलेगा नहीं मिलेगा, बट मेरे को प्राइमरी बेसिस लग रहा है कि 2 लाख होना चाहिए। नेक्स्ट, अब अपन जब आपको पता है जब आप आईटीआर भरते हो सेक्शन 140A में सेल्फ असेसमेंट करते हो तो आपका रिटर्न 2 प्रोसेस से गुजरता है, एक समरी असेसमेंट, एक डिटेल असेसमेंट। तो 143(1) को अपन समरी असेसमेंट बोलते हैं। तो समरी असेसमेंट में ह्यूमन इंटरफेरेंस तो होता नहीं है, ठीक है, केवल कंप्यूटर खुद ही जो रिटर्न को देखते हुए जो जो मिस्टेक्स होती है उसको रेक्टिफाई कर सकता है। तो कौन कौन सी मिस्टेक कर सकता है? इनकरेक्ट क्लेम को कर सकता है, अर्थमेटिकल क्लेम को कर सकता है, जो ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया उनको कर सकता है, बट 26AS वाले को नहीं कर सकता। तो बताइए ये वाली मिस्टेक जो है ये 143 में कवर नहीं हो सकती, इसके लिए तो स्क्रूटिनी आएगा। तो 143(1) का इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है बच्चों सी, कैन नॉट। ओके बच्चों, अब आपने एक पर्सन है, एक कंपनी है जिसने एओ ने आपकी इनकम 12 लाख से बढ़ाई, 3,12,000 का टैक्स है और इंटरेस्ट पेबल 98,000 का है, और एओ ने मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम का बताया है। तो बताइए मिस रिपोर्टिंग के केस में क्या होगा, कितने की पेनल्टी लगेगी? तो आपको पता है जो सेक्शन 270A के अंदर है, जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है उस पर पेनल्टी नहीं लगती, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, जो टैक्स का अमाउंट होता है उस पर लगती है, 200%। तो बच्चों करेक्ट आंसर यहाँ पे है 6,24,000। नेक्स्ट, देव लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है जो डिडक्ट टीडीएस फ्रॉम सैलरी ऑफ इट्स एम्प्लॉय टू अवॉइड इंटरेस्ट एंड पेनल्टी।
it always deposits the TDS to credit of central government 5 days before. What will the call the act of remittance? को क्या बोलेंगे? प्लानिंग बोलेंगे, विजन बोलेंगे, एविडेंस बोलेंगे, मैनेजमेंट। बच्चों कोई प्लानिंग तो है नहीं, कोई कंपनी का तो कोई टैक्स बच नहीं रहा, ये कोई इवेजन भी नहीं है, कंपनी को किसी प्रकार की चोरी नहीं कर रही, ये टैक्स का अवॉइडेंस भी नहीं है, ये टैक्स मैनेजमेंट है। जब अपन इंटरेस्ट और पेनल्टी से बचने के लिए काम को सिस्टमेटिक करते हैं तो टैक्स मैनेजमेंट कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा? डी आंसर आएगा, टैक्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट बच्चों, ये ब्लैक मनी एक्ट से क्वेश्चन है, और ब्लैक मनी एक्ट के अंदर आपको सेक्शन 10 का नोटिस आया, कब आया? जून 23 में। तो जब जून 23 में नोटिस आया है, इसका एंड हुआ 31 मार्च 24, उसके एंड से 2 साल तक एओ ऑर्डर पास कर देगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 31 मार्च 26, 31 मार्च 26। अच्छा, अब ये क्वेश्चन बच्चों आया सेकेंडरी एडजस्टमेंट। आपको पता है कि जब आपकी इनकम, जब आप अपना ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर अप्लाई होता है और आपने मान लो सपोज करो आपने एक्सपोर्ट अंडर प्राइसिंग किया, तो फिर आपकी किताबों में क्या है? प्राइमरी और सेकेंडरी एडजस्टमेंट होते हैं। तो आपके पास ऑप्शन होता है कि या तो आप क्या करो कि 90 डेज के अंदर उस पैसे को इंडिया में लेके आ जाओ, नहीं तो आप पे इंटरेस्ट लगता रहेगा, और नहीं तो अगर आप बचना चाहते हैं तो आप वन टाइम पेमेंट कर दो। किसका? टैक्स का। उसकी रेट क्या होती है? 18%, 18% प्लस 12% क्या सरचार्ज ऑलवेज, और 4% सेस। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो बताइए कितने रुपए का एडिशन था? 200 लाख का एडिशन था। तो 200 का अगर आप 18% करेंगे तो वो आएगा 36 लाख आएगा। उस पर अगर अपन 18% सरचार्ज लगाएंगे तो वो 640 है ना, 18% सरचार्ज लगाओ तो 12% सरचार्ज, सॉरी, तो 36 का 12% होता है 432। तो 36 प्लस 4.32, 40.32 का अगर अपन 4% सेस लगाएंगे, 36 प्लस 14.32, इसका 40.32 का 104%। तो करेक्ट आंसर आएगा 4.4193280। करेक्ट आंसर आपका आएगा 4.93280। के बाद बच्चों ये क्वेश्चन आया इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का। आपने एओ ने सेक्शन 92 ए के अंदर आपका मैटर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को रेफर कर दिया, और जो एक अनुज प्राइवेट लिमिटेड थी उसने एक सिमिलर ट्रांजैक्शन भी किया था जो उसने एओ ने रेफर नहीं किया। जब बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग वो टीपीओ की नॉलेज में आया। तो क्या टीपीओ ऐसे मैटर्स भी देख सकता है जो एओ ने रेफर नहीं किए? ठीक है, या एसएससी ने रिपोर्ट नहीं किए? आंसर है यस, एओ कर सकता है। तो यहाँ पे कोई ऐसी लिमिट नहीं है, आपको कंफ्यूज करने के लिए इसने लिमिट दे दी। इसका करेक्ट आंसर है टीपीओ कैन डिटरमाइन द एएलपी इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी अदर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन व्हिच कम्स टू हिज नॉलेज रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू। तो ये जो आपको घुमाने के लिए 5-10 और 10 करोड़ दिया, ये गलत है। इसका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो बच्चों अपन ने क्लास में भी काफी सॉल्व किया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन अपने अधिकतर क्लास में भी सॉल्व किए हुए हैं। तो एक ये टेनिस प्लेयर है और इसने इंडिया में 10 लाख रुपए की इनकम कमाई है। तो बताइए, आपको पता है कि TDS 194E में कटता है 20% प्लस 4% सेस ऑलवेज। तो 10 लाख का 20.8 देखोगे तो करेक्ट आंसर आएगा 2,08,000। अब नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर इन डिटर्मिनेशन ऑफ द आर्म्स लेंथ प्राइस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बाइंडिंग ऑफ। तो ट्रांसफर प्राइसिंग का जो ऑर्डर होता है, टीपीओ का जो ऑर्डर होता है, वो सीनियर अथॉरिटी पे बाइंडिंग नहीं होता, वो केवल एओ पे बाइंडिंग होता है। तो उसका करेक्ट आंसर है कौन सा? ए आंसर आएगा, एओ पे बाइंडिंग होगा। उसके बाद एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया, डिड नॉट ऑब्टेन अ फर्निश्ड रिपोर्ट फ्रॉम द अकाउंटेंट फॉर द असेसमेंट ईयर, हाउ मच इज द पेनल्टी लेवी? बच्चों यहाँ पे कई बच्चों का आंसर 5 लाख कर दिया, जबकि 5 लाख गलत आएगा। आपको पता है जब अपन कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो अपन को सीए की रिपोर्ट देनी होती है, और जब हम सीए की रिपोर्ट अगर नहीं लगाते हैं तो 271 बीए में 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगती है। तो करेक्ट आंसर बच्चों इसका है ई, आंसर है ई। ये क्वेश्चन आपको ना जाने कितनी बार रिपीट हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं। इंडिया ने DTAA कौन सा बताओ मॉडल अप्लाई करते हैं? यूएन मॉडल अप्लाई करते हैं। तो बच्चों MCQ, जैसा कि कल मैंने आपको एक प्री वीडियो बनाया था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, वहीं से MCQ आया है। तो वही पार्ट 3, पार्ट 4
और बेसिक चैप्टर से यहाँ पे एमसीक्यू आए। तो ओवरऑल एमसीक्यू मतलब कंट्रोलेबल थे। दो एमसीक्यू जरूर थोड़ा ट्रिकी थे, लेकिन ओवरऑल कंट्रोल एमसीक्यू। इस बार अब तुम्हारा जो सब्जेक्टिव पेपर आया है वो आया है बीएनपी का। अगर मैं देखूं तो तुम्हारे जितने भी पास्ट एग्जाम के पेपर्स है, जनरली बीएनपी के जो एडजस्टमेंट होते हैं वो इतने डिटेल एडजस्टमेंट नहीं आते हैं तुम्हारे में। बट इस बार डिटेल और लेंथी एडजस्टमेंट आया, इसलिए आपके कारण आपको काफी टाइम लगा होगा। एडजस्टमेंट ऐसे नहीं है कि काफी डिफिकल्ट है, ऐसे क्वेश्चन अपन ने क्लास के अंदर सीए लेवल के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो एडजस्टमेंट इज नॉट डिफिकल्ट, बट हाँ क्योंकि क्वेश्चन काफी लेंथी है तो आपको टाइम लगा होगा इस क्वेश्चन को करने में। और बच्चों अगर एक दो एडजस्टमेंट गलत भी हो जाए तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, स्टेप मार्किंग होती है, डोंट वरीड। के बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट था ही था। कल मैंने आपको बहुत जोर देके वीडियो में कहा था कि बच्चों 115 बीएससी और न्यू टैक्स रिजीम के पक्के क्वेश्चन आएंगे, और इसके लिए तो मैंने स्पेशली एक वीडियो भी बनाया था 115 बीएससी का। ये तो 100% आएगा ही आएगा, और वो क्वेश्चन हिट भी हुआ 115 बीएससी और 115 बीडबलए। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। मतलब मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को आप इजीली सेलेक्ट कर सकते थे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ये पार्ट जो सेक्शन 110 से 115 है उसके बीच में ये क्वेश्चंस आए हैं। के बाद ये आपको पता है अगेन कैपिटल गेन के अंदर कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, अमालगमेशन, डीमर्जर, सक्सेशन, स्लम सेल, उन पे ही क्वेश्चंस आते हैं। और वही पैटर्न फॉलो किया है, वही सक्सेशन वाला एलएलपी का सक्सेशन वाला क्वेश्चंस है। तो मतलब हमारे मॉड्यूल में अमालगमेशन, डीमर्जर, सक्सेशन ही दे रखा है और उसी पे क्वेश्चंस आते हैं, या जनरली स्लम सेल का आता है। नेक्स्ट टाइम आप स्लम सेल का क्वेश्चन देख लेंगे तो ये क्वेश्चन भी मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि आउट ऑफ द ट्रैक है। ठीक है, अभी तक मुझे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं लग रहा है कि आउट ऑफ द ट्रैक क्वेश्चंस है। उसके बाद ये क्वेश्चन, हाँ आजकल आपको पता है पिछले 3 अटेम्प्ट से एनआरआई के असेसमेंट बहुत फोकस। जनरली पहले एनआरआई के असेसमेंट पे क्वेश्चन कम आते थे, लेकिन इस बार एनआरआई के असेसमेंट के सारे सेक्शंस ये कवर कर रहे हैं, है ना। कभी 115 ए कर रहे हैं, तो सारे सेक्शन कवर कर रहे हैं। इस बार इन्होंने जो 44 ट्रिपल बी एक सेक्शन था वो वाला कंस्ट्रक्शन वाला, जहां 10% की रेट लगती थी, ग्रॉस रिसिप्ट का 10% आपकी प्रेजेंटिव इनकम मानते थे बीएनडीपी में। 44 एडी वगैरह नहीं, एनआरआई के लिए 4 सेक्शन थे, 44 बी, डबल बी, बीबी और ट्रिपल बी। तो यहाँ पे वो आपका जो सिविल कंस्ट्रक्शन वाला है वो वाला सेक्शन उन्होंने लगा दिया। तो यहाँ पे इनका आपको 10% बिजनेस इनकम मानते हुए क्वेश्चन को करना था। अगेन आपको पता है मैंने आपको 3 थ्योरेटिकल चैप्टर्स कल बोले थे, असेसमेंट प्रोसीजर, अपील और पेनल्टी। और देखिए अगेन अपील से एक क्वेश्चन यहाँ आया और एक क्वेश्चन लास्ट नंबर का 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया। तो बच्चों ये ईएमए के अंदर फाइनल में 3 चैप्टर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, असेसमेंट प्रोसीजर, अपील और पेनल्टी। और इन दोनों में से भी असेसमेंट प्रोसीजर, अपील तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम भी अपील के क्वेश्चंस आए थे 7 मार्क्स के, बच्चे उसको छोड़ के चले गए, तो गलती है। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अपील और रिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, 7 मार्क्स का। ये आपसे इन्होंने जो तुम्हारे जितने भी पीछे थ्योरी वाले चैप्टर्स होते हैं, आईसीडीएस, ब्लैक मनी एक्ट, उनसे रिलेटेड दो दो मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स बना के क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, जैसे ये ब्लैक मनी एक्ट का पूछ लिया तो ब्लैक मनी एक्ट के 2 क्वेश्चन हो गए, वो अभी पता है कि 4 नंबर का पेपर आता है। 2 नंबर का आईसीडीएस से पूछ लिया इन्होंने। एक इन्होंने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करवा ली कि आपने एडवांस टैक्स जमा नहीं कराया तो इंटरेस्ट कितना लगेगा। सारे इंटरेस्ट नहीं पूछे, केवल एक इंटरेस्ट पूछा है इन्होंने। और ये यहाँ पे वो टीडीएस का सेक्शन है बच्चों, यहाँ पे टीडीएस भी पूछा है। तो इस बार टीडीएस के एक क्वेश्चन ये आ गया और एक क्वेश्चन अभी आपने ऊपर देखा। टीडीएस वैसे तो आपके मॉड्यूल में एनआरए से रिलेटेड टीडीएस के प्रोविजंस ही होते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो इंटर से रिलेटेड टीडीएस के सेक्शन थे वो भी आपसे पूछे हैं। तो ये ध्यान रखना, फाइनल के मॉड्यूल में बीएनपी चैप्टर्स दे नहीं रखा, लेकिन आपको पता है बीएनपी चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है। टीडीएस चैप्टर केवल एनआरआई से रिलेटेड टीडीएस प्रोविजंस ही दे रखे हैं, लेकिन फिर भी जो रेजिडेंट से रिलेटेड पॉइंट्स भी है वो भी आपके सामने अभी यहाँ पे पूछे गए हैं। तो टीडीएस चैप्टर का क्वेश्चन था ये। और ये तो आपको पता ही है कि एपीए एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, तो पता है कि आएगा ही आएगा। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट का एक क्वेश्चन आ गया, डीटीडब्ल्यूए का, तो ये क्वेश्चन भी आप कंट्रोलेबल था, जो पता है कि एक्सपेक्टेड है। और अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो आपको मिलते जुलते क्वेश्चन सीए या सीएमए में मिल जाएंगे। और डीटीडब्ल्यूए के अंदर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि डिडक्शंस आपके वैसे आते नहीं है, लेकिन जब डीटीडब्ल्यूए के क्वेश्चंस आते हैं तो जो इंटर लेवल के डिडक्शंस होते हैं उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर ये नॉलेज आपको नहीं है तो बच्चों आप डीटीडब्ल्यूए के जो फ्री के नंबर होते हैं वो भी आपके चले जाएंगे। तो ये मत छोड़ा करो, डीटीडब्ल्यूए और टीडीएस चैप्टर जरूर करा करो इंटर लेवल का। ओके, उसके बाद अगेन सिंपल, ये जो आपका
प्राइमरी एडजस्टमेंट, जब जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी एडजस्टमेंट होता है, तो अगर पैसा 90 डेज के अंदर नहीं आता तो आप पे इंटरेस्ट लगता है, और इंटरेस्ट किस दिन से कैलकुलेट होता है, इन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपको अलग अलग बताना था। ये क्वेश्चन अपन ने सीए के अंदर ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है और अपन ने क्लास में डिस्कस भी किया हुआ है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट बताना था, किस तारीख से कितने पीरियड का इंटरेस्ट लगेगा। तो ये क्वेश्चन भी कंट्रोलेबल था, और ये अगेन बहुत सिंपल, लिमिटेड वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। देखिए आप लोग ट्रांसफर प्राइसिंग में या तो वो मेथड से वैल्यू निकाल के बताओ, या एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, लिमिटेड वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एडजस्टमेंट, मतलब हर अटेम्प्ट में आपको इनमें क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो बच्चों इसको, इन चैप्टर्स DTAA से हर आता ही आता है, आप कभी भी इन चैप्टर्स को लाइटली मत लो, क्योंकि हम खुद क्लासेस के अंदर DTAA के हम 30-30 क्वेश्चन, 35-35 क्वेश्चन करवाते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग के 50-50 क्वेश्चन करवाते हैं। तो इन चैप्टर्स को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 40 से 50 मार्क्स का पेपर चैप्टर्स में से आपका आता है। के बाद अगेन अपील और रिवीजन, और ये बच्चों ये क्वेश्चन अधिकतर बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, ये टीडीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये जो आपका सेक्शन 194J होता है और सेक्शन 9 होता है, वहां पे 2-3 एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ये है। तो मेरे हिसाब से बच्चों, अगर पेपर देखो तो कहाँ से पेपर आया, कहाँ से आया, सेक्शन 90 से लेके 94 यहाँ से पेपर आया। अपील एंड रिवीजन यहाँ से क्वेश्चन आए, ठीक है। तो यहाँ से आए, 90 से 94 आया। पी का एक 14 मार्क्स का क्या आया, क्वेश्चन आया, ये यहाँ से पेपर आया। तो देखिए ये 90 से 94 अपील, रिवीजन, और जो हमारे सेक्शन 110 से 115 में न्यू टैक्स रिजीम वगैरह के, तो मेजर पेपर अगर आप पिछले 4-5 टाइम के पेपर देखोगे, बार बार आपको देखो इन्हीं चैप्टर से मिलेगा। तो ओवरऑल मैं ये नहीं कह सकता कि पेपर आउट ऑफ द ट्रैक था, ऐसा ही पेपर आना चाहिए। इस बार का पेपर बिल्कुल लॉजिकल था, मतलब गलत नहीं था। हाँ, एज पर फीडबैक बच्चों को ये पेपर काफी लेंदी लगा, और कुछ एमसीक्यू उनको ट्रिकी लगे। तो हम ये नहीं कह सकते पेपर वाज इजी, बट पेपर अच्छा था, और ये पेपर वही कर सकता है कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को आप जरूर लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। ओके।